आज का मेरा जो टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत के एक ऐसे वंश के महानतम शासक के बारे में परिचर्चा करेंगे कि जो कि अपने युग में एक सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। यानी हम प्रथम अफगान वंश की संस्थापक बहलोल लोदी के बाद जो सबसे महानतम शासक बना सिकंदर लोदी, उसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। उसके सुधारों के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी असाधारण शारीरिक सौंदर्य एवं वाक्पटुता से संपन्न, कविता, संगीत और विनोदप्रिय शासक था। कुछ मामलों में वो मध्यकालीन भारत का अत्यंत असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जाता है। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां या निजाम शाह था, जो कि एक हिंदू सुनार की पुत्री जयबुंद या जयबंद की का पुत्र था। उसने भारत में सिकंदर लोदी ने भारत में अफगान राष्ट्रतंत्र के एक नवीन युग का सृजन किया और सुल्तान के पद की महिमा और प्रतिष्ठा को भली भांति ऊंचा उठाया। सम्राट की प्रतिष्ठा और सत्ता को ऊंचा उठाने के लिए सिकंदर लोदी ने कुछ सुधार किए जो निम्नलिखित हैं। सिकंदर लोदी अफगान राजत्व की जगह तुर्की राजत्व का या तुर्की राजत्व से अधिक प्रभावित था, क्योंकि हम जानते हैं कि अफगान वंश का संस्थापक बहलोल लोदी वो सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि वो एक कालीन पर बैठता था। कालीन पर बैठकर वो शासन करता था। सिकंदर लोदी इस परंपरा को तोड़ा और उसने फिर सिंहासन पर बैठना शुरू किया। सुल्तान की श्रेष्ठ स्थिति जो कुलीन वर्ग थे और या अपजात वर्ग थे और जनता के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसने राज्य की दूरस्थ यानी जो दूर के भागों में शाही फरमानों का स्वागत करने के लिए सुपरिचित और सुनिश्चित नियम बनाया। उसने राज्यपालों को दरबार से भेजे गए जो संदेशवाहक थे अपने मुख्यालय से लगभग 6 मील की दूरी पर भेंट करना अनिवार्य था। उसने नियम बना दिया था। जो संदेशवाहक यानी जो शाही दूत से थे, इनको सुल्तान ने भेजा था, वो एक विशेष प्रकार की एक मंडप बनाया जाता था। वहां पर बैठकर राज्यपाल को वो फरमान देता था और राज्यपाल बड़े गर्व के साथ उसको अपने सिर पर रखता था और उसे अपने राज्य के मस्जिद में जो मंच होता था वहां पर जाके सुल्तान के आदेश को, उसके शाही आदेश को वो सुनाता था और उस आदेश को आम जनता सुनती थी कि सुल्तान ने कौन कौन सा आदेश दिया है। यानी इसके अलावा सिकंदर लोदी अमीरों को भी यह अनुभव कराता था कि वह सुल्तान के नौकर हैं, ना कि उसके समकक्ष हैं। वो सुल्तान के नौकर हैं और जिन अमीरों के पास जागीरें थी उन्हें नियमित रूप से दीवान वजारत या विजारत जो राजस्व विभाग था, नियमित रूप से वहां पे हिसाब देना पड़ता था या हिसाब देना होता था।
भ्रष्टाचार, कुप्रबंध या घूसखोरी, ऐसे जितने भी मामले थे सुल्तान ने उनको को कठोरता से अपने राज्य से उसको हटाने की कोशिश की। इसके लिए उसने एक सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था का प्रबंध किया। इसके गुप्तचर व्यवस्था का प्रबंध किया, इसके माध्यम से राज्य की सभी घटनाएं और विशेषकर जो अमीर वर्ग थे उनकी गतिविधियों पर सिकंदर लोदी इन गुप्तचरों के माध्यम से वो नियंत्रण रखता था। सुल्तान स्वयं गुप्त, इसके अलावा सुल्तान स्वयं गुप्त रूप से कभी कभी भेष बदल के वो रात में वो प्रत्यक्ष रूप से वो या आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वो अपने राज्य में घूमा करता था या निकल जाया करता था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी के जो गुप्तचर थे वे एक प्रकार के भूत प्रेत थे। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक था और अपने आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए वो एकदम सुनिश्चित था या कठोर था। वो उसके आदेशों को कोई अवहेलना कर ही नहीं सकता था। सिकंदर लोदी जो था ये प्रातः काल से ही अपने काम के प्रति बहुत लालायित था या फिर बहुत दृढ़ निश्चयी था। ये प्रातः काल से रात तक, देर रात तक ये प्रशासनिक मामलों को ये करता रहता था। प्रातः नमाज के बाद जब कुरान का पाठ कर लेता था तो कुरान का पाठ करने के बाद प्रतिदिन वो प्रशासनिक कार्यों या प्रशासनिक मामलों में भी अपने को व्यस्त रखता था। इसके अलावा जब वो पर्सनल रूप से या व्यक्तिगत रूप से रात में उसकी सभा प्रारंभ होती थी, रात में भी करीब आधी रात को वो अपने विश्वस्त उलेमा या अमीर वर्गों के साथ वो अपनी पर्सनल मीटिंग रखता था और उसका खाना जो था वो आधी रात को ही परोसा जाता था और इसमें उसके विश्वस्त उलेमा या अमीर वर्ग लोग शामिल होते थे। लेकिन किसी को भी सुल्तान की उपस्थिति में किसी को भी खाने की अनुमति नहीं थी। वे केवल पास बैठते थे, उससे चर्चा करते थे, जो मतलब कि प्रशासनिक कार्यों की चर्चा करते थे, लेकिन किसी को खाने की अनुमति नहीं थी। इन उलेमा या अमीर वर्गों या अभिजात वर्गों को जो भी शाही जो भोजन मिलता था उसको अपने साथ ले जाते थे, अपने घर पर ही वो उस खाने को खाते थे, सुल्तान के पास बैठकर नहीं खाते थे। यही नहीं, सिकंदर लोदी एक खुद न्यायपी शासक था, अच्छा न्यायाधीश भी था। वो इसमें सहयोग दिया उसकी वजीर मियाँ भुआ ने। वजीर मियाँ भुआ ने, जो उसका वजीर भी था, उसने सुल्तान को काफी सहयोग दिया और इसी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को संगठित भी किया गया। और सुल्तान स्वयं उसके पास जो मामले आते थे उस पर विचार करता था और उचित और सही न्याय करता था। इसके अलावा उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था कि दरबार में जो भी आवेदन पत्र आते थे, इसकी जो शिकायतें आती थी और उन शिकायतों को लिपिबद्ध करने के लिए, जांच करने के लिए उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। उसका नाम था दरिया खान लोहानी। वो पूरे आवेदन पत्रों को सही ढंग से जांच करता और फिर उसको सुल्तान को उसको आदेश मतलब सुल्तान को बताता था, यानी दरिया खान लोहानी को दरिया खान लोहानी को नियुक्त किया, जो कि शिकायत पत्रों की जांच करता था। जब कुछ अमीरों ने सुल्तान के छोटे भाई फतेह खां या फतेह खां को सुल्तान बनाने की कोशिश किया, तो सुल्तान सिकंदर लोदी को जब इसके बारे में पता चला तो उसने
इसको सुल्तान बनाने में जितने अमीर वर्ग थे उसको उसने बाहर कर दिया, उनको पद से हटा दिया गया। यानी कुल 22 अमीर थे जिसको उसने दरबार से बाहर कर दिया। इसके अलावा सिकंदर लोदी प्रशासन न्याय के मामले में देखता ही था, साथ साथ वो अब किसानों की या कृषकों की या खेती पर भी वो अपना ध्यान लगाया हुआ था। उस पर भी सुधार करने की कोशिश किया। इसके लिए उसने खाद्यान्नों पे, अनाजों पे जो टैक्स लिया जाता था, जकात नामक का जो लिया जाता था, उसको भी उसने समाप्त कर दिया। जकात कर को उसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए एक माप पद्धति चलाई, इसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। गज ए सिकंदरी, उसने गज ए सिकंदरी को चलाया। इसकी जो माप इकाई थी वो 30 इंच या 39 अंगुल। ये गजे सिकंदरी तब तक चलती रही जब मुगल सम्राट अकबर ने 1586 ईस्वी में, जब तक उसने गज ए इलाही को नहीं चलाया तब तक ये गज ए सिकंदरी पद्धति चलती रही। और जब सम्राट अकबर ने गज ए इलाही चलाया तो उसमें गज ए इलाही की जो माप थी वो थी 41 अंगुल, और गज ए सिकंदरी की थी 39 अंगुल। अगर हम गज सिकंदरी और गज इलाही जिसे सम्राट अकबर ने चलाया था, अगर दोनों तुलना करें तो इसका अनुपात आएगा 39.41, मतलब 39.41 अनुपात आएगा। राज्य के इसके अलावा उसने राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली को भी चलाया। जो राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली के माध्यम से वो हिसाब किताब की जानकारी लेता रहता था। और इसके साथ साथ वो प्रत्येक सुबह बाजार की जो खाद्यान्न दरों की या मूल्य की जो सूची होती थी वो उसकी सूचना उसको दी जाती थी। और जो आवश्यक वस्तुएं थी, जो आम जन में जो आवश्यक वस्तुएं थी, उसके दाम कम थे। लेकिन फिर भी राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त था, जैसा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में भी भ्रष्टाचार था, वो भी अभी भी चल रहा था। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने एक काम यह किया कि जो खानों जो खुदाई होती उससे जो मटेरियल निकलते थे, और जो भूमि के नीचे जो दबे हुए जो खानों से या फिर दबे हुए जो धातुएं उससे निकलती थी, उस पे सिकंदर लोदी ने कोई भी टैक्स नहीं लिया, उसने टैक्स बंद कर दिया। इसके अलावा उसने सेना को भी संगठित करने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि मध्यकाल में पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सैनिकों की दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने घोड़ों को दागने का एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा शुरू किया। सिकंदर लोदी ने भी इस प्रथा को जारी रखा, लेकिन उसने एक परिवर्तन ये कर दिया कि जो सैनिकों को जो हुलिया रखने की प्रथा थी, जो हुलिया थी, हुलिया की जगह पे उसने चेहरा शब्द का प्रयोग किया। हुलिया की जगह पे उसने चेहरा शब्द का प्रयोग किया। सिकंदर लोदी की सेना जब यात्रा पर जाती थी तो प्रत्येक दिन उसके लिए 2 फरमान जारी होते थे। अपनी सेना को जब यात्रा पर निकलती थी तो केवल 2 फरमान जारी करता था। एक फरमान जो होता था वो प्रातःकालीन होता था, एक फरमान जो होता था वो संध्याकालीन होता था।
जो प्रातःकालीन फरमान था उसमें ये था कि सेना उस दिन कितनी यात्रा तय करनी है। उसमें ये आदेश निश्चित रहता था कि उसे दिन भर कितना यात्रा तय करनी है, वो उस प्रातःकालीन फरमान में होता था। जो दूसरा फरमान होता था वो संध्याकालीन फरमान होता था। इस संध्याकालीन या शाम के फरमान में ये होता था कि सेना जिसने दिन भर यात्रा तय की है उसको रात्रि में कहाँ पर, ये रात में कहाँ पर उसको निवास करना है, वो इस संध्याकालीन फरमान में होता था। इसके अलावा सिकंदर लोदी के समय प्रतिदिन राजधानी में जो गरीब या निर्धन जनता थे, असहाय जनता थी, उनको प्रत्येक दिन कच्चा या पक्का भोजन उन्हें देने की व्यवस्था भी किया था। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने राज्य में जो बहुत असहाय थे, जिनके पास कोई भी वित्त, कोई जमीन नहीं, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था, कोई भूभाग नहीं था, उनके लिए उसने वृत्ति या अनुदान की भी व्यवस्था किया या धन की व्यवस्था किया। उनके लिए उसने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की। एक अर्धवार्षिक वृत्ति, दूसरी साप्ताहिक और तीसरी दैनिक। अर्धवार्षिक, साप्ताहिक और दैनिक भत्ता भी वो देना निश्चित कर दिया इन असहाय लोगों को। दैनिक भत्ता देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सिकंदर लोदी जो कि एक श्रेष्ठ शासक था ही, वो जो अपने वस्त्र जो पहनता था और जिस बिस्तर पे सोता था उसको जो बदलता था, तो उसको वो बेच दिया जाता था। उसके वस्त्रों को और उसके बिस्तर को बेच दिया जाता था, और उस वस्त्र को और बिस्तर को बेचने के बाद जो भी धन प्राप्त होता था वो जो अनाथ कन्याएं थी उनके विवाह में दहेज के रूप में उसको दे दिया जाता था। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने अपने सुधार के अंतर्गत समाज में जो कुछ अनैतिक प्रवृत्तियां भी प्रचलित थी उसको भी इसने रोकने का प्रयास किया। जैसे बहराइच में जो सैयद सलाल मसूद उर्फ गाजी मियाँ की जो मजार है, उस मजार पर जो उत्सव मनाया जाता था उस पे उसने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे अब उत्सव के साथ साथ वहाँ पे अनैतिक कार्य भी होने लगे थे। इस वजह से उसने बहराइच के इस उत्सव पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा उसने एक व्यक्ति था बोधन, बोधन नामक एक हिंदू ब्राह्मण था, उसने इसको जिंदा जलवा दिया था। उसके पीछे रीजन यह था कि वो हिंदू और मुस्लिम जो ग्रंथ थे वो दोनों को एक समान पवित्र बताता था। इस वजह से उसने उसको ये दंड दिया। इसके अलावा अपने सुधार के अंतर्गत उसने स्त्रियों को, जो महिलाएं थी उनको, स्त्रियों को, महिलाओं को जो संतों की मजारों पर जाती थी उस पे भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। ये कोई नई बात नहीं थी, इसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने भी महिलाओं को, स्त्रियों को संतों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। धार्मिक मामले में सिकंदर लोदी संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति था और वो एक धर्मांध शासक था, क्योंकि इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ डाला, उसको विध्वंस कर दिया और उन मूर्तियों को उसने कसाईयों को दे दिया। वो कसाई अब उस मूर्तियों से मांस की तौल करने लगे। क्या सही क्या गलत है, अब ये तो बहुत लंबा व्याख्यान है, लेकिन
हम ये देखते हैं कि उसके अलावा हम थोड़ा से, क्योंकि हम इतना लंबा डिबेट नहीं कर सकते, इतना लंबा टॉपिक है नहीं, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था मौलाना अब्दुल्ला अजोधनी। एक बार मौलाना अब्दुल्ला अजोधनी मौलाना अब्दुल्ला अजोधनी मौलाना अब्दुल्ला अजोधनी ने सिकंदर लोदी को कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा के पुराने मंदिर एवं तालाबों की पवित्रता भंग करने, जो वहाँ के पुराने मंदिर थे उनको तोड़ने या इनको विध्वंस करने, तालाबों की पवित्रता को भंग करने एवं तीर्थ यात्रा पर, यानी जो तीर्थ यात्रा पर जो व्यक्ति जाते थे उनको परेशान करने या उन पर आत्मा करने से भी रोका था। इसने सिकंदर लोदी ने को रोका था, इस मौलाना अब्दुल्ला अजोधनी ने। इसके अलावा उसने थानेश्वर के हिंदुओं को, थानेश्वर में जो हिंदू थे वहां पे जो मेले लगते थे उस पर भी इसने प्रतिबंध लगाया, और यमुना तट पर इसने जो शवों को यानी डेड बॉडी को जो जलाया जाता था उसने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने जो मुस्लिम नाई थे उनको एक स्पष्ट आदेश दे दिया कि ये हिंदुओं के बाल और दाढ़ी, दो चीज, मतलब बाल और दाढ़ी को काटने पर उसने रोक लगा दिया। उसने स्पष्ट आदेश दे दिया कि वो उनके बाल न काटे, उनकी शेविंग भी ना करें, और उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लिया। जैसा कि ये उसने ऐसा निश्चित नहीं किया कि ये जजिया कर ब्राह्मणों से भी लिया जाए, जैसा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने ये निश्चित नहीं किया गया कि ब्राह्मण भी जजिया कर लें, केवल यही था कि वो हिंदू भी अब जो अभी तक मुक्त थे अब वो भी जजिया कर अब देंगे। सिकंदर लोदी इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने काफ़ी काम किया और प्रोत्साहन भी दिया। इसके समय हमें एक चीज़ दिखाई देता है कि अभी तक हिंदू जो अभी तक फारसी पढ़ना पसंद नहीं करते थे, हमें सिकंदर लोदी के समय हिंदू विशेषकर जो कायस्थ जात के लोग थे वो अब फारसी भी पढ़ना शुरू कर दिए। सिकंदर लोदी के समय एक बहुत बड़ी बात थी, और काफ़ी संख्या में इनको विभिन्न, जब वो फारसी पढ़ना शुरू कर दिए उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पदों पर भी उनको नियुक्त किया जाने लगा। और यही नहीं, सिकंदर लोदी ने अब बाहर से विद्वानों को ही बुलाया। उसने तुलंबा से दिल्ली दो विद्वानों को, दो दार्शनिकों को बुलाया। एक थे शेख अब्दुल्ला और दूसरा था शेख अजीजुल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को तुलुम्बा से इन दो दार्शनिकों को तुलुम्बा से वो दिल्ली बुलाया। इसके अलावा उसने मथुरा, आगरा और राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी, राजस्थान के क्षेत्रों में भी इसने मदरसों की भी स्थापना की। और इसके समय जब ये रात्रि में, सिकंदर लोदी जब रात्रि में जब अपने सेनागार में या सैनकक्ष में जब ये सोने के लिए जाता था तो उसके पलंग के बगल में करीब 70 विद्वान उसके अगल बगल बैठे रहते थे
और वो शास्त्रीय एवं धार्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। इसके अलावा उसने जो मुस्लिम विधवाओं की जो लड़कियां थी, जो पुत्रियां थी, मुस्लिम जो विधवाएं महिलाएं थी, उनकी जो पुत्रियां थी, उनको वो उनकी शादियां भी के लिए भी वो दहेज देता था। सिकंदर लोदी ने अपने राज्य में एक बहुत अच्छी बात यह कि सिकंदर लोदी ने उसमें हिंदू धर्म में एक प्रचलित था, एक देवी थी, उनकी पूजा पर भी प्रतिबंध लगाया। यानी उसने अपने राज्य में शीतला माता की पूजा पर भी प्रतिबंध लगाया। शीतला माता की पूजा पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि हिंदू जो वर्ग था, इस शीतला माता को वो चेचक की देवी मानते थे। अंधविश्वास के कारण वो शीतला माता को चेचक की देवी मानते थे। इस वजह से उसने इस पर भी प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी ने अपने दरबार में लेखकों, कवियों, संतों, विद्वानों को संरक्षण दिया और वह खुद गुलरुबी उपनाम से कविताएं लिखता था। कहीं कहीं पर गुलरुबी है, कहीं कहीं पर गुलरुखी है। वो गुलरुबी या गुलरुखी नाम से वो कविताएं भी लिखता था। और वो खुद एक वाद्य यंत्र यानी शहनाई बजाने का या सुनने का शौकीन था। शहनाई बजाने या सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी का जो वजीर था, मैंने पहले नाम बताया था, मियां भुआ, उसने संस्कृत के एक पुस्तक थी जिसका नाम था आयुर्म वैदक। सिकंदर लोदी का वजीर मियां भुआ ने संस्कृत की एक पुस्तक आयुर्म वैदक का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम था तिब्ब ए सिकंदरी या फहरंगी सिकंदरी। इसका अनुवाद तिब्ब ए सिकंदरी या फहरंगे सिकंदरी। यहाँ पे तिब्ब का अर्थ होता है औषधि। आयुर्म वैदक का फारसी भाषा में अनुवाद तिब्ब ए सिकंदरी या फहरंगे सिकंदरी नाम से किया गया। और इस पुस्तक में मियां भुआ ने इस पुस्तक की आलोचना की है। विशेषकर जो यूनानी औषधियाँ थी उसको इसने मियां भुआ ने इन यूनानी औषधियों की आलोचना की। और वो कहता है कि एक तो ये जो यूनानी जो औषधियाँ हैं ये भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं है। एक तो यह भारत की का जो टेम्परेचर, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो तापमान है, वो यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है कहता है। दूसरा कि वो कहता है कि इसमें जो लिखित जो औषधि पौधे हैं वो भारत में बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से वो की आलोचना करता है, यूनानी औषधियों की आलोचना करता है।
इसके अलावा हम देखते हैं सिकंदर लोदी के दरबार में एक विद्वान थे, जैन भिक्षु जम्बू जी भी रहते थे। सिकंदर लोदी के दरबार में जम्बू जी रहते थे, जिसको सिकंदर लोदी ने भूमि दान दिया था, भूमि का एक टुकड़ा दान में दिया था। इसके अलावा इसके दरबार में जैन हंस सूरी भी रहते थे। हंस सूरी, हंस सूरी भी सिकंदर लोदी के दरबार में रहते थे और इन्हीं हंस सूरी के कहने पर सिकंदर लोदी ने 500 बंदियों को जेल से मुक्त कर दिया था, जेल से रिहा कर दिया था कैदियों को। इसके अलावा सिकंदर लोदी के समय अनेक दुर्लभ संस्कृत के ग्रंथों की भी रचना की गई। वो ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथों की रचना फारसी भाषा में की। वो पुस्तक जो संगीत पर है वो है लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही, ये संगीत पर है। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने अपने सुधार के अंतर्गत उसने अपने नाम के अनुकूल उसने सिकंदरी नामक टंका चलाया, जो कि अकबर के समय जो दाम नामक सिक्का था उसका अग्रगामी था। और इसके वजीर मियां भुआ ने एक वास्तुकला के क्षेत्र में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद, इसका निर्माण मियां भुआ ने कराया। और ये कहा जाता है कि ये जो मोठ मस्जिद थी इसकी तुलना स्पेन के अल हमरा मस्जिद से की जाती है। अल हमरा मस्जिद की जो प्राचीरें हैं, जो दीवारें हैं, उससे इस मोठ मस्जिद की तुलना की जाती है। इसके अलावा सिकंदर लोदी के नाम से ही जो अफगान वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसने बाबर के साथ 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और उसी प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया। तो इस इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया, उसका नाम ही था सिकंदर लोदी का मकबरा। और कहा जाता है कि वास्तुकला के दृष्टि से पूरे सल्तनत काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ मकबरा है। और इस मकबरा में हमें पहली बार स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ शैलियाँ, कुछ नई बातें या कुछ नई शैलियाँ दिखाई देती हैं। ये जो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है ये अष्टकोणीय है। और इसके साथ साथ हमें मध्यकाल में पहली बार हमें इस मकबरे में एक नई बात ये दिखाई देती है कि इसमें रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। रंगीन पत्थरों या टाइलों का प्रयोग किया गया है। ये एक नई बात थी वास्तुकला के क्षेत्र में। इसके अलावा इस सिकंदर लोदी के मकबरे में एक नई बात ये दिखाई देती है कि इसमें दोहरे गुंबद, का प्रयोग किया गया है। ये एक नई बात थी। जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के का जो विजयनगरम हॉल है वो भी, उसमें भी दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम एक बहुत प्रसिद्ध शहर की बात करते हैं, वो है आगरा शहर। इस आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया और 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बनाया। आगरा शहर, ये वही आगरा शहर है जहाँ पे विश्व का 7वां अजूबा यानी ताजमहल है। और ये ताजमहल मुगल वंश के शासक शाहजहां
ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की स्मृति में आगरा में ताजमहल यमुना नदी के तट पर बनवाया और इस आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। वहीं पर वर्तमान में ताजमहल भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी एक योग्य प्रशासक एवं कुशल या स्पष्ट वक्ता एवं स्थितियों का सही ढंग से विश्लेषण करने वाला शासक था। धन्यवाद।